जिन लोगों ने इस सीरीज का पिछला पार्ट नहीं देखा, कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले पुराना पार्ट जरूर देख लें। अब बिना देर किए शुरू करते हैं। घर लौटकर उसकी नजर एक खास मशीन पर पड़ी। वर्चुअल कॉम्बैट पॉड। यह एक ऐसी आभासी ट्रेनिंग मशीन थी जिसमें लेटते ही इंसान की चेतना एक डिजिटल दुनिया से जुड़ जाती थी। वहां वह अपने ही लेवल के योद्धाओं के साथ लड़ सकता था, नई तकनीकें सीख सकता था और बिना किसी असली चोट के लगातार अभ्यास कर सकता था। चेंडू के पास महंगे ट्रेनर्स रखने के पैसे नहीं थे, लेकिन किस्मत से उसके स्कूल ने हर छात्र को यह पॉड मुफ्त में दिया था। मशीन की तरफ बढ़ते हुए उसने सोचा, जब से मुझे क्रिस्टल स्पेस मिला है और मैं वहां मॉन्स्टर्स से लड़ रहा हूं, तब से मैंने वर्चुअल कॉम्बैट पॉड का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसी वजह से मेरी रैंक अभी भी ब्रॉन्ज पर अटकी हुई है। उसी समय उसे फेंक रुई की याद आ गई। आज की हार के बाद वह चुप बैठने वाला नहीं था। चैंडू जानता था कि फेंक रुई जरूर कोई नई चाल चलेगा ताकि वह होंगजी क्लास में प्रवेश न कर सके। तभी उसकी नजर वर्चुअल एरिना के नियमों पर गई। उसे पता चला कि यहां होने वाला हर मुकाबला सीधे ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स में दर्ज होता है। यह पूरी दुनिया के युवा योद्धाओं की सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग थी, जिसे जीनियस रैंकिंग भी कहा जाता था। यह सुनकर चेंडू की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स में अपनी जगह बना लूं, तो कोई भी मेरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा पाएगा। तब होंगजी क्लास में मेरा चयन सिर्फ समय की बात होगी। ये सोचकर उसने बिना देर किए कॉम्बैट पॉड को चालू किया। मशीन के अंदर लगी लाल सीट पर बैठते ही पॉड का ढक्कन धीरे धीरे बंद होने लगा। अगले ही पल उसकी चेतना डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर गई। जब चेंडू ने अपनी आंखें खोली, तो वह एक विशाल वर्चुअल एरिना के बीच खड़ा था। उसके सिर पर एक मजेदार डिजिटल अवतार दिखाई दे रहा था और सामने एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस तैर रहा था। हल्की मुस्कान के साथ उसने अपनी उंगलियां वर्चुअल कीबोर्ड पर रखीं और कहा, काफी समय हो गया यहां आए हुए। असली लड़ाइयां शुरू करने से पहले एक वार्म अप मैच हो जाए। वर्चुअल अरीना में लॉगिन करने के बाद चेंडू ने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए पिग मास्क पहन लिया था। हाथ में तलवार लिए वह आराम से अपने पहले मैच का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, उसे अपना प्रतिद्वंद्वी कहीं दिखाई नहीं दिया। हम मेरा विरोधी कहां है? चेंडू ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए सोचा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके ठीक सिर के ऊपर मंडरा रहा है। अचानक हवा में एक तेज आवाज गूंजी, तुम रिएक्ट करने में बहुत धीमे हो। अगले ही पल बैंगनी बालों वाली एक लड़की आसमान से बिजली की रफ्तार में उसकी तरफ झपटी। उसके हाथों में दो चमकते हुए डैगर्स थे और उसकी चाल इतनी तेज थी कि आम इंसान उसे देख भी नहीं सकता था। लेकिन चेंडू अब पहले वाला कमजोर लड़का नहीं था। जैसे ही लड़की का हमला उसके करीब पहुंचा, उसने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और उसके दोनों डैगर्स को बीच हवा में ही रोक दिया। लड़की हल्के से पीछे हट गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं, लेकिन यह कोई स्कूल का मुकाबला नहीं है जहां हमला करने से पहले विरोधी तुम्हें चेतावनी देगा। उसकी बात सुनकर चेंडू की आंखों में चमक आ गई। क्रिस्टल स्पेस में अनगिनत मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, समझ गया, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा मुझे सरप्राइज अटैक करने का मौका नहीं दूंगा। इतना कहते ही उसके शरीर से नीली ऑरा निकलने लगी। अगले ही पल दोनों एक साथ आगे बढ़े। वर्चुअल एरिना के बीचों बीच एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। लड़की हवा में कलाबाजियां खाते हुए लगातार डैगर्स से वार कर रही थी, जबकि चेंडू हर हमले को सटीक तरीके से रोक रहा था। लेकिन जितनी देर लड़ाई आगे बढ़ी, उतना ही चेंडू को महसूस होने लगा कि यह लड़की कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। उसकी मूवमेंट्स बेहद रहस्यमयी थीं और उसकी मार्शल आर्ट्स फाउंडेशन भी असाधारण थी। तभी चेंडू ने अपनी सारी ताकत तलवार में इकट्ठी कर ली। उसने एक शक्तिशाली स्लैश छोड़ा और नीली ऊर्जा की लहर सीधे लड़की की तरफ बढ़ गई। यह हमला इतना अचानक था कि पहली बार लड़की के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे समझ आ गया था कि सामने खड़ा यह पिग मास्क वाला खिलाड़ी कोई साधारण ब्रॉन्ज रैंक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी है जिसकी असली ताकत अभी तक पूरी तरह सामने ही नहीं आई है। चंदू ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अचानक आगे बढ़ते हुए अपना वार छोड़ा। एज़्योर ड्रैगन थ्रस्ट। नीली ऊर्जा की एक तेज लहर उसकी तलवार से निकली और सीधा बैंगनी बालों वाली लड़की की तरफ बढ़ गई। लेकिन लड़की ने आसानी से उस हमले से बचते हुए कहा, तुमने अभी एज़्योर ड्रैगन थ्रस्ट इस्तेमाल किया। यह तो एक थ्रस्ट टेक्निक है, लेकिन तुम इसे सोर्ड टेक्निक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। यह सुनकर चेंडू एक पल के लिए हैरान रह गया। लड़की की बात उसके दिमाग में घूमने लगी। फोर फ्लोइंग लाइट फॉर्म्स को किसी एक रूप में बंधने की जरूरत नहीं है। मार्शल स्किल का असली मतलब उसके रूप में नहीं, बल्कि उसके एसेंस में छिपा है। अचानक उसे अपनी गलती समझ आने लगी। सही तो है,
किसी टेक्निक को सिर्फ एक ही फॉर्म में क्यों इस्तेमाल किया जाए। लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल आया, इसे मेरी फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में इतना सब कैसे पता है। चेंडू अभी यही सोच रहा था कि अचानक लड़की की आवाज उसके बिल्कुल पास से सुनाई दी। "अ, लड़ाई के बीच ध्यान मत भटकाओ।" उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि लड़की न जाने कब उसके सामने आ चुकी थी। हाथ में डैगर लिए वह सीधा उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी। चेंडू तुरंत पीछे हटा, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता दिखाई दी। वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की किस तरह की मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल कर रही है। उसकी हर चाल अलग थी, हर हमला अलग था, और कोई भी पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा था। अगले ही पल लड़की हवा में उछली और एक कलाबाजी खाते हुए उसके सिर के ऊपर पहुंच गई। उसके हाथ में चमकता हुआ डैगर था और चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। चेंडू ने ऊपर देखा और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर यह लड़की है कौन। लेकिन तभी चेंडू को उस रहस्यमयी लड़की के साथ हुई लड़ाई याद आ गई। उसने सोचा कि आखिर वह उसे क्यों हार गया था। उस समय वह पूरी तरह सतर्क था, फिर भी एक पल की चूक में लड़की उसकी नजरों से गायब हो गई थी। अगले ही क्षण उसकी आवाज पीछे से सुनाई दी थी, तुमने अपनी सतर्कता खो दी। और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था। जब चेंडू को होश आया, तब उसके सामने वर्चुअल एरिना का रिजल्ट स्क्रीन तैर रहा था। पेन पेन बियर डिफीटेड लिटिल गर्ल सेलिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, विक्ट्री विक्ट्री पॉइंट्स। -10 हार के बावजूद चेंडू के चेहरे पर ज्यादा निराशा नहीं थी, क्योंकि उस लड़ाई ने उसे एक बहुत जरूरी चीज सिखा दी थी। उसने मन ही मन सोचा, वह मुझे अपनी असली ताकत से भी हरा सकती थी, लेकिन उसने एम्बुश अटैक चुना। इसका मतलब है कि लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं होती, सही मौका चुनना भी उतना ही जरूरी है। वर्चुअल लॉबी में वापस आने के बाद उसने अपना पिग मास्क उतार दिया। अब उसके सामने फिर वही चेंडू खड़ा था। उसने वर्चुअल कीबोर्ड खोला और अपनी फ्लोइंग लाइट सोर्ड टेक्निक के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब तक वह इस टेक्निक के 3 फॉर्म्स सीख चुका था। सिर्फ एक फॉर्म बचा था, एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट। लड़की की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। मार्शल स्किल का असली मतलब उसके फॉर्म में नहीं, बल्कि उसके एसेंस में छिपा होता है। जितना वह सोच रहा था, उतनी ही नई बातें उसकी समझ में आ रही थीं। कुछ देर बाद उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। समझ गया। उसने तुरंत एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट की प्रकृति के बारे में सोचा। यह एक सीधा और तेज हमला था, बिल्कुल किसी असैसिन के वार की तरह। और तभी उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। अब तक उसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत सीधी थी। वह हमेशा सामने से हमला करता था, लेकिन एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट का असली मतलब सामने से ताकत दिखाना नहीं, बल्कि सही समय पर ऐसा वार करना था जिसकी उम्मीद दुश्मन को बिल्कुल न हो। चेंडू के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो यही है एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट का असली रास्ता। अपनी नई समझ को परखने के लिए उसने बिना समय गंवाए अगला मैच शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह अरीना में पहुंचा, उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उसके सामने एक विशालकाय खिलाड़ी खड़ा था। उसका शरीर किसी दैत्य की तरह विशाल था और हाथ में एक भारी लोहे की जंजीर से बंधी हुई विशाल आयरन बॉल लटक रही थी। उसकी तुलना में पिग मास्क पहने चेंडू बेहद छोटा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक वह उस दैत्य जैसे खिलाड़ी को देखता रहा, फिर सिर पकड़कर बड़बड़ाया, सच में अभी अभी एक चालाक असैसिन जैसी खिलाड़ी से हारकर आया हूं, और अब सामने ऐसा आदमी खड़ा है जिसके हथियार का साइज ही मेरे पूरे शरीर जितना है। उसने गहरी सांस छोड़ी। ये कैसा मैचमेकिंग सिस्टम है? लेकिन शिकायत करने का समय खत्म हो चुका था। अगले ही पल विशालकाय योद्धा जोर से हंसा। मेरी मार्शल आर्ट्स तुमसे कहीं बेहतर है, जीत आखिर में मेरी ही होगी। ये कहते ही उसने अपनी जंजीर घुमाई और भारी आयरन बॉल को पूरी ताकत के साथ आगे फेंक दिया। हवा में एक तेज ऊर्जा लहर फैल गई और हमला सीधा चेंडू की तरफ बढ़ा। लेकिन चेंडू के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपनी नीली चमकती तलवार को उठाया और शांत स्वर में कहा, ड्रॉइंग ग्राउंड फॉर स्पेस। तुरंत उसकी तलवार से नीली ऊर्जा की एक तेज धार निकली। उसके बाद उसने दूसरा फॉर्म इस्तेमाल किया, ड्रम्स ऑफ वॉर। एक के बाद एक वार मैदान में फैल गए। विशालकाय खिलाड़ी पहली बार चौंका। उसे महसूस हुआ कि सामने वाला सिर्फ तेज नहीं था, उसकी टेक्निक भी बेहद सटीक थी। गुस्से में उसने फिर से अपनी जंजीर घुमाई। नौजवान, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी टेक्निक थोड़ी बेहतर है, यह मत समझना कि तुम जो चाहो कर सकते हो। इस बार आयरन बॉल पहले से भी ज्यादा तेजी से चेंडू की तरफ आई, लेकिन ठीक उसी पल चेंडू की आंखों में चमक आ गई। उसका शरीर अचानक आगे बढ़ा। एक पल पहले वह जमीन पर था और अगले ही पल वह हवा में था। विशालकाय खिलाड़ी कुछ समझ पाता उससे पहले चेंडू उसकी उड़ती हुई आयरन बॉल के ऊपर पैर रखकर खड़ा हो चुका था। यह देखकर उसके चेहरे का घमंड गायब होने लगा। पिग मास्क के पीछे छिपी चेंडू की आंखें शांत थीं। उसे अब एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट की नई समझ मिल चुकी थी। ताकत से नहीं,
सही मौके से जीतना था। उसने तलवार को पीछे खींचा और धीमे स्वर में कहा, तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगले ही क्षण उसकी तलवार से नीली रोशनी फूट पड़ी। ब्रीज बीनीथ द फॉरेस्ट। तलवार नीचे की ओर चली और उसके साथ ही नीली ऊर्जा की एक विशाल लहर पूरे मैदान में फैल गई। विशालकाय खिलाड़ी वांग बिग हैमर अपनी आयरन बॉल को घुमाते हुए पूरी ताकत से हमला कर रहा था। हवा में काली ऊर्जा का एक विशाल भंवर बन चुका था और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार जीत उसी की होगी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखों के सामने खड़ा पेन पेनबेयर अचानक गायब हो गया। वांग बिग हैमर अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी उसे अपने पीछे एक तेज ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने घबराकर पीछे देखा। पिग मास्क पहने चेंडू उसकी पीठ के ठीक पीछे खड़ा था और उसकी तलवार नीली रोशनी से चमक रही थी। वांग बिग हैमर की आंखें फैल गईं। क्या? अभी तो तुम मेरे सामने थे। लेकिन चेंडू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हुए कहा, एजो ड्रैगन थ्रस्ट। अगले ही क्षण नीली ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह मैदान में फैल गया। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि वांग बिग हैमर को बचाव करने का मौका तक नहीं मिला। ऊर्जा की पूरी ताकत सीधे उस पर गिरी और उसका शरीर हवा में उछल गया। कुछ सेकंड बाद अरीना में फिर से शांति छा गई। तभी सिस्टम की स्क्रीन चमकी। विक्ट्री। पेन पेन बेयर डिफीटेड। वांग बिग हैमर। रिवॉर्ड +10। विक्ट्री पॉइंट्स जीत के बाद चेंडू कुछ देर तक अपनी तलवार को देखता रहा। यह पहली बार था जब उसने एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट को इतनी आसानी और सटीकता से इस्तेमाल किया था। उसे महसूस हो रहा था कि वह आखिरकार इस टेक्निक के असली एसेंस को समझने लगा है। तभी उसके मन में एक नया सवाल उठा। आखिर इस तलवार को इंजीनियस क्यों कहा जाता है? उसे लग रहा था कि इस नाम के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, तलवारबाजी का असली सार आखिर क्या है? धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि तलवार सिर्फ हमला करने का हथियार नहीं है। कभी वह बेहद आक्रामक और शक्तिशाली होती है तो कभी शांत और नियंत्रित। कभी वह सामने से वार करती है तो कभी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और हमला हो जाता है। उसे एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट की नई समझ मिलने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि किसी टेक्निक को सिर्फ एक ही रूप में नहीं बांधा जा सकता। तलवार की असली ताकत उसके फॉर्म में नहीं बल्कि उसके एसेंस में छिपी होती है। यह सोचते सोचते उसने वर्चुअल एरिना में लगातार कई मुकाबले लड़े। हर लड़ाई के साथ उसकी समझ और गहरी होती गई। तभी उसके सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। बधाई हो होस्ट, आपकी फ्लोइंग लाइट स्वॉट टेक्निक 89% से बढ़कर 90% हो गई है। चेंडू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच में लड़ाई से बेहतर शिक्षक कोई नहीं होता। इसके बाद उसने और भी कई मैच खेले और अपनी टेक्निक को लगातार निखारता रहा। जब आखिरकार वह वर्चुअल कॉम्बैट पॉड से बाहर निकला तब उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। वह सीट पर बैठते हुए बोला, भूख से बुरा हाल हो गया। लेकिन तभी उसकी स्मार्ट वॉच चमक उठी। एक एआई वॉइस सुनाई दी। बधाई हो मास्टर, आपने ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स के टॉप 10,000 में प्रवेश कर लिया है। चेंडू की थकान पल भर में गायब हो गई। क्या? टॉप 10,000 में? उसने तुरंत अपनी रैंकिंग डिटेल्स खोल दी। स्क्रीन पर आंकड़े दिखाई दिए। ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग 6,219 सेवेंथ इकोलॉजिकल जोन रैंकिंग, 654 जायंट बियर डोमेन रैंकिंग, 55 पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, 7 लियंग सिटी यूथ रैंकिंग। एक सबसे आखिरी लाइन देखकर चेंडू कुछ क्षणों तक चुप रहा। लियंग सिटी रैंक 1। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ समय पहले तक लोग उसे 2 साल तक स्कूल से गायब रहने वाला कमजोर छात्र समझते थे, लेकिन अब वह पूरे लियांग सिटी का नंबर 1 युवा योद्धा बन चुका था। लियांग सिटी यूथ रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने के बाद चेंडू का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अब उसने न सिर्फ एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट में महारत हासिल कर ली थी, बल्कि होंगजी क्लास में उसकी जगह भी लगभग पक्की हो चुकी थी। अपने कंधे पर बैग टांगे वह आराम से स्कूल की तरफ जा रहा था कि तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, चेंडू! आवाज सुनते ही वह मुड़ा और सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके सामने एकेडमिक अफेयर्स के डीन फेंग लिगुओ खड़े थे। वही फेंग लिगुओ जो फेंग रुई के सगे चाचा भी थे। फेंग लिगुओ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोले, सामने टीचर खड़ा हो और तुम सलाम तक ना करो, तुम्हारी तमीज कहां गई? चैंडू ने बिना बहस किए शांत स्वर में जवाब दिया, नमस्ते सर। लेकिन वह समझ चुका था कि डीन यहां किसी और वजह से आए हैं। फेंक लिगुओ ने अपनी बांह पर बंधा लाल आर्मबैंड दिखाते हुए कहा, आज मैं छात्रों की यूनिफॉर्म और अपीयरेंस इंस्पेक्शन कर रहा हूं और तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। चेंडू ने अपनी यूनिफॉर्म की तरफ देखा और शांत भाव से बोला,
मैंने तो स्कूल की ही यूनिफॉर्म पहनी है सर। उनकी बहस सुनकर आसपास के छात्र भी रुक गए। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है फेंक रुई का बदला लेने आए हैं। फेंक रुई अभी तक अस्पताल में है, चेंडू को छोड़ने वाले नहीं है। सुना है चेंडू ने कोई प्रतिबंधित दवा लेकर ताकत बढ़ाई थी। भीड़ में तरह तरह की बातें चलने लगीं। तभी अचानक फेंक लिगुओं ने हाथ में पकड़ी छड़ी उठाई और बिना चेतावनी दिए सीधे चेंडू के चेहरे की तरफ वार कर दिया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ यही होता है। लेकिन अब चेंडू पहले वाला कमजोर लड़का नहीं था। जैसे ही छड़ी उसके चेहरे के पास पहुंची, उसने हल्का सा पीछे झुककर वार को आसानी से चकमा दे दिया। छड़ी हवा को चीरती हुई निकल गई और उसका एक बाल तक नहीं छू पाई। ये देखकर आसपास खड़े छात्र दंग रह गए। चेंडू ने शांत नजरों से डीन की तरफ देखा और बिल्कुल सामान्य आवाज में पूछा, सर मेरी यूनिफॉर्म स्कूल के नियमों के अनुसार है, फिर मैं आखिर किस बात में फेल हो गया? उसकी बात सुनकर फेंक लिगू का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। साफ था कि उनका असली मकसद यूनिफॉर्म चेक करना नहीं, बल्कि चेंडू को सबके सामने नीचा दिखाना था। चेंडू ने शिक्षक का डंडा मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर न डर था और न ही घबराहट। यह देखकर फेंक लिगू का गुस्सा और भी बढ़ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे बहस करो, वे गरजते हुए बोले। एक छात्र होकर तुम शिक्षक का विरोध कर रहे हो? मैं अभी प्रिंसिपल से शिकायत करके तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। लेकिन चेंडू शांत खड़ा रहा। उसे अच्छी तरह पता था कि यह सब फेंक रुई की हार का बदला लेने के लिए किया जा रहा है। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज सुनाई दी, कौन मुझे ढूंढ रहा है? आवाज सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया। सभी छात्रों की नजरें एक साथ पीछे मुड़ गईं। वहां दो बड़े लोग खड़े थे। पहले थे स्कूल के प्रिंसिपल लीमू और उनके साथ थे लियांग सिटी के मेयर वांग आनकवान। उन्हें देखते ही फेंक लिगो के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा कि अब चेंडू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, प्रिंसिपल सर, यही है वो छात्र। लेकिन लीमू ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। इसके बाद वे सीधे चेंडू के सामने आकर खड़े हो गए। क्या तुम चेंडू हो? उन्होंने पूछा। जी मैं ही चेंडू हूं। यह सुनते ही मेयर वांग मुस्कुराए और आगे बढ़कर चेंडू के कंधे पर हाथ रख दिया। बहुत बढ़िया, उन्होंने हंसते हुए कहा। हम आज खास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। चेंडू भी थोड़ा हैरान था। मुझसे मिलने? मेयर वांग ने सिर हिलाया। तुमने सिर्फ लियांग सिटी यूथ रैंकिंग में पहला स्थान हासिल नहीं किया है, बल्कि ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग के टॉप 1% में भी जगह बनाई है। पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया तुमने। ये सुनते ही मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी छात्रों की आंखें हैरानी से फैल गईं। टॉप 1%, ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग, चेंडू इतना ताकतवर है। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबसे बड़ा झटका फेंक लिगू को लगा था। अभी कुछ देर पहले जिस लड़के को वह स्कूल से निकलवाने की धमकी दे रहा था, उसी लड़के की तारीफ करने खुद शहर का मेयर और स्कूल का प्रिंसिपल आए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। क्या ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग के टॉप 1% में? यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एक लड़की ने उत्साह से कहा, हे भगवान, चेंडू सच में इतना कमाल का है। उसके पास खड़े एक लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, इतनी ताकत होने के बाद उसे फेंक रुई को हराने के लिए किसी दवा या गलत तरीके की जरूरत ही नहीं थी। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, भाई डू तो वाकई जीनियस हैं। अब तो उनका होंगजी क्लास में जाना तय है। इसी दौरान स्कूल के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने सीधे चेंडू की तरफ देखा और कहा, पहले हमारे साथ कॉन्फ्रेंस रूम चलो, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर उन्होंने आगे कहा, बात खत्म होने के बाद सीधे होंगजी क्लास में रिपोर्ट करना। टीचर लिंग ने कल ही तुम्हें वहां ट्रांसफर करने के लिए कहा था। जी सर, चेंडू ने शांत स्वर में जवाब दिया। जल्द ही वे सभी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। वहां पहले से ही दो छात्र मौजूद थे। नमस्ते मेयर साहब, नमस्ते प्रिंसिपल सर। दोनों ने आदर से अभिवादन किया। उनमें से एक था लियूबो, जो लियांग सिटी नंबर 2 हाई स्कूल का छात्र और लियांग सिटी यूथ रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था। दूसरा था मोलेइते, जो लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल की होंगजी क्लास का नंबर 1 छात्र था। चेंडू, लियूबो और मोलेइते पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, कुछ पल के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। तीनों के मन में लगभग एक ही विचार आया, मैं इसे नहीं जानता। सभी के बैठ जाने के बाद मेयर ने गंभीर आवाज में कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले 100 शहरों के सीनियर हाई स्कूल छात्रों के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने आगे समझाया, हर शहर अपनी मार्शल स्किल रैंकिंग के आधार पर टॉप 3 छात्रों का चयन करेगा। यह चयन कल रात 6 बजे तक की रैंकिंग के अनुसार किया गया है। इसके बाद मेयर ने तीनों की तरफ देखा। लेवल 15 या उससे ऊपर के एक शक्तिशाली योद्धा के नेतृत्व में आप तीनों हाई सिटी नंबर 1
हाई स्कूल में होने वाली 3 दिन की 100 सिटीज चैंपियनशिप में भाग लेंगे। यह सुनकर तीनों छात्र ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। फिर मेयर ने प्रतियोगिता के इनामों की घोषणा की। इस 100 सिटीज चैंपियनशिप के टॉप 10 फाइनलिस्टों को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बोनस अंक और बड़ी इनाम राशि मिलेगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इनाम की शुरुआत कम से कम 10 बोनस अंकों और 1 लाख युआन से होगी। ये सुनते ही तीनों छात्रों की आंखों में उत्साह की चमक दिखाई देने लगी। वहीं चेंडू शांत बैठा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसके मन में यह बात साफ थी कि उसे सिर्फ इनाम नहीं बल्कि और ज्यादा ताकत चाहिए थी। मेयर ने तीनों की तरफ देखते हुए कहा, इस प्रतियोगिता में पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट के 100 शहरों के सबसे प्रतिभाशाली छात्र हिस्सा लेंगे। वहां तुम लोगों को असली जीनियस देखने को मिलेंगे। यह सुनकर मोलेइते हल्का सा मुस्कुराया। अगर हम टॉप 10 में पहुंच गए तो हमारे शहर का नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में चमक जाएगा। लेकिन ल्यूबो ने तुरंत सिर हिलाया। टॉप 10 तक पहुंचना आसान नहीं होगा। दूसरे शहरों के प्रतिभाशाली छात्र भी कमजोर नहीं होंगे। तभी मेयर की नजर चेंडू पर पड़ी। चेंडू, तुम्हारा क्या विचार है? कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। चेंडू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, अगर लक्ष्य सिर्फ टॉप 10 है तो मैं संतुष्ट नहीं हूं। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। चेंडू ने आगे कहा, अगर हिस्सा लेना है तो पहला स्थान हासिल करने के लिए लेना चाहिए। पूरा कमरा एक बार फिर शांत हो गया। मोलेते और ल्यूबो ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके सामने बैठा यह नया लड़का सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद आत्मविश्वासी भी था। मेयर वांग कुछ पल चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। अच्छा, बहुत अच्छा, एक असली योद्धा को यही सोच रखनी चाहिए। लेकिन उसी समय कमरे के कोने में खड़ा एक अधिकारी गंभीर स्वर में बोला, मेयर साहब, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन इस बार प्रतियोगिता में कुछ ऐसे प्रतिभागी भी आ रहे हैं जो पहले ही लेवल 10 से ऊपर की मार्शल स्किल्स हासिल कर चुके हैं। मीटिंग रूम से निकलते वक्त चेंडू के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे 100 सिटीज बैटल में टॉप 3 में अपनी जगह बनानी ही होगी। उसके लिए यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था बल्कि अपने भविष्य और अपने परिवार की जिंदगी बदलने का मौका था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह आखिरकार होंगजी क्लास के दरवाजे तक पहुंच गया। कुछ पल रुककर उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। क्लास में दाखिल होते ही उसकी नजर चारों तरफ घूमी, लेकिन एक बात उसे थोड़ी अजीब लगी। हम आमतौर पर डेस्क पर छात्रों के नाम लिखे होते हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर देखने के बाद उसने कंधे उचकाए। छोड़ो, कहीं भी बैठ जाता हूं। यह सोचकर वह एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन वह भी ठीक से बैठा भी नहीं था कि अचानक एक भारी और गुस्से भरी आवाज के पूरी क्लास में गूंज उठी, ए, वहां से उठो। एक बड़ा सा हाथ उसकी डेस्क पर आकर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां बैठने की? जानते भी हो यह सीट किसकी है? चेंडू ने धीरे से सिर उठाया। उसके सामने एक विशालकाय लड़का खड़ा था, मजबूत शरीर, चौड़े कंधे और चेहरे पर घमंडी मुस्कान। ये होंगजी क्लास का रैंक 10 छात्र पांगहू था। उसे देखते ही चेंडू के मन में पहला ख्याल आया, क्या होंगजी क्लास में कोई भालू भी पड़ता है? पांगहू अब भी डेस्क पर दबाव बनाए हुए था और चेंडू को घूर रहा था, लेकिन चेंडू के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने आराम से अपना हाथ डेस्क पर रखा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। हालांकि पांगहू का शरीर उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन चेंडू की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। उसने सीधे पांगहू की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, क्या जमाना आ गया है? अभी भी स्कूल में दादागिरी चल रही है? यह सुनते ही क्लास का माहौल एकदम गर्मा गया। पांगहू के यह कहते ही चेंडू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत समझ लिया कि होंगजी क्लास में सीट सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, बल्कि ताकत और सम्मान की पहचान भी थी। तभी पीछे खड़ा वह टोपी वाला लड़का मुस्कुराते हुए बोला, जितनी ऊंची सीट उतने ज्यादा संसाधन, उतने बेहतर टीचर और उतना ही ज्यादा सम्मान, इसलिए यहां हर कोई ऊपर की सीट के लिए लड़ता है। यह सुनकर चेंडू ने क्लास की सीटों पर एक नजर डाली। तो मतलब सीट नंबर ही सब कुछ तय करता है? बिल्कुल, उस लड़के ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसी समय क्लास के कई छात्र उनकी तरफ देखने लगे। नए आए छात्र के लिए होने वाला चैलेंज शुरू होने वाला था। चेंडू ने शांत भाव से पूछा, तो मुझे किस सीट को चुनौती देने का मौका मिलेगा? टोपी वाले लड़के ने मुस्कुराकर कहा, नियम के अनुसार नए छात्र को पहले अपनी शुरुआती सीट के लिए लड़ना पड़ता है। उसके बाद वह अपनी ताकत के अनुसार ऊपर की सीटों को चुनौती दे सकता है। यह सुनकर चेंडू ने मन ही मन सोचा, अगर सीट जितनी ऊंची होगी फायदे भी उतने ज्यादा होंगे, तो फिर नीचे से शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक उभर आई। अब तक होंगजी क्लास के छात्र
उसे सिर्फ एक नया लड़का समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि उनके सामने खड़ा यह नया छात्र वही चेन डू था जिसने लियांग सिटी यूथ रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था और ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग के टॉप 1% में अपनी जगह बनाई थी। और अब होंगजी क्लास में उसकी पहली चुनौती शुरू होने वाली थी। संसाधनों की बात सुनते ही चेन डू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो सीट नंबर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अब उसे समझ आ चुका था कि होंगजी क्लास में रैंकिंग का मतलब सीधे सीधे मिलने वाले रिसोर्सेज से था। उसने मन ही मन सोचा, अगर ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो मेरी ताकत और भी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में मुझे सबसे ऊंची रैंक हासिल करनी ही होगी। तभी लाल आर्म बैंड पहने इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ा और बोला, क्लास शुरू हो चुकी है, सभी लोग कॉम्बैट रूम में चलो। कुछ ही देर में पूरी होंगजी क्लास एक बड़े कॉम्बैट हॉल में इकट्ठा हो गई। इंस्ट्रक्टर ने चेन डू की तरफ देखते हुए नियम समझाए। नए छात्र को अधिकतम 3 चुनौतियां देने का मौका मिलेगा। तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर तुम्हारी सीट तय की जाएगी। यह सुनते ही चेन डू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार बाहर निकाल ली। उसकी इस हरकत से पूरे हॉल का ध्यान उसकी तरफ चला गया। अगले ही पल उसने तलवार सीधी सामने करते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं सीट नंबर 10 को चुनौती देता हूं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरा कॉम्बैट हॉल एकदम शांत हो गया, क्योंकि होंगजी क्लास में नया आने वाला कोई भी छात्र आमतौर पर नीचे की सीटों से शुरुआत करता था। लेकिन चेन डू ने आते ही टॉप 10 के छात्र को चुनौती दे दी थी। और सीट नंबर 10 पर बैठा छात्र कोई और नहीं बल्कि वही पांग हू था जिससे उसकी कुछ देर पहले ही बहस हुई थी। एक पल के लिए पांग हू भी चौंक गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर ठंडी हंसी आ गई। लगता है नए लड़के को अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ चेंडू पूरी तरह शांत खड़ा था। उसकी नजरें सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी पर टिकी थीं। होंगजी क्लास में उसका पहला मुकाबला अब शुरू होने वाला था। क्या आते ही टॉप 10 को चैलेंज कर दिया? ये लड़का दिखने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन अंदर से इतना आक्रामक निकला। कुछ छात्रों ने तो सिर हिलाना शुरू कर दिया। इसका मार्शल स्किल लेवल भले ही अच्छा हो, लेकिन इसकी लाइफ स्ट्रेंथ अभी भी होंगजी क्लास के कई छात्रों से कम है। सिर्फ टेक्निक के दम पर टॉप 10 तक पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन चेन डू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, 10वीं सीट के रिसोर्सेज 11वीं सीट से 50% ज्यादा हैं। सिर्फ यही वजह इस चैलेंज को लेने के लिए काफी है। उसके लिए यह सिर्फ सम्मान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ताकत बढ़ाने का सबसे तेज रास्ता था। तभी सामने खड़ा विशालकाय लड़का जोर से हंस पड़ा। यह वही पेंगू था। उसने अपना बड़ा सा हथौड़ा कंधे पर रखते हुए कहा, होंगजी क्लास में आते ही इतना घमंड, बाद में पिटकर रोना मत। लेकिन चेन डू ने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ सिर्फ एक सवाल पूछा, तो तुम ही सियाट नंबर 10 हो? पांगहू मुस्कुराया, बिल्कुल, और आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। तभी इंस्ट्रक्टर आगे आया और बोला, पांगहू, प्रोटेक्टिव गियर पहनकर अरीना में उतरो। आदेश मिलते ही पांगहू मैदान की तरफ बढ़ गया। उधर दर्शकों के बीच बैठे कुछ टीचर और वरिष्ठ लोग भी चेंडू को ध्यान से देख रहे थे। एक टीचर मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो इसे काफी शांत और धैर्यवान लड़का समझा था, लेकिन लगता है यह खुद को साबित करने की बहुत जल्दी में है। कुछ ही पलों में अरीना पूरी तरह तैयार हो गया। एक तरफ विशाल हथौड़ा लिए पांग हू खड़ा था, दूसरी तरफ तलवार थामे चेंडू पूरी शांति के साथ अपनी जगह पर खड़ा था। पूरा होंगजी क्लास सांस रोके इस मुकाबले को देखने लगा, क्योंकि यह सिर्फ सीट नंबर 10 की लड़ाई नहीं थी। यह होंगजी क्लास में चेंडू की पहली असली परीक्षा थी। तभी पीछे खड़े एक व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, लेकिन यह भी ठीक है, उसे कुछ मुश्किलों का सामना करने देना उसके विकास का ही हिस्सा है। आखिर बिना संघर्ष के कोई भी योद्धा मजबूत नहीं बनता। उधर कॉम्बैट एरिना में चेंडू अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा था। उसके सामने पांग हू अपनी विशाल काया और भारी हथौड़े के साथ मैदान में उतर चुका था। उसे देखते ही साफ पता चल रहा था कि वह कोई साधारण छात्र नहीं है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। पांग हू के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी, जबकि चेंडू की आंखों में हमेशा की तरह शांति और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। अगले ही पल इंस्ट्रक्टर की जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, शुरू करो। जैसे ही यह शब्द सुनाई दिए, दोनों योद्धा अपनी अपनी जगह से हरकत में आ गए और मुकाबला आखिरकार शुरू हो गया।